नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा पर क्यूएस विश्व रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को उत्साहजनक बताया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 12 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावकों के साथ एक ही पीएनआर पर निर्धारित सीट सुनिश्चित करने को कहा। यूरोपीय संघ ने वीजा को लेकर नियम जारी किए। इससे भारतीय लंबी अवधि वाले बहुप्रवेश शेंगेन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और खेलों में तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता आज से चीन के शंघाई में शुरू हो रही है। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स से। दोपहर समाचार के साथ मैं सिद्धार्थ सिंह। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर है। राजनीतिक दलों के शीर्ष नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। 13 राज्यों की 89 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को मतदान होगा। इसमें केरल में 20, कर्नाटक में 14, राजस्थान में 13, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में 8-8, मध्य प्रदेश में 7, असम और बिहार में 5-5, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में 3-3 और त्रिपुरा तथा जम्मू कश्मीर में 1-1 सीट शामिल है। प्रचार कल शाम समाप्त हो जाएगा। राजस्थान की 13 लोकसभा सीटों पर शुक्रवार को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस तथा निर्दलीय प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पिछले 10 वर्षों में सभी ने एक स्थिर और मजबूत सरकार के प्रदर्शन और उपलब्धियों को देखा है। आज राजस्थान में टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा क्षेत्र के उनियारा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इन वर्षों के दौरान देश ने ऐसे फैसले लिए जिनकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ये भाजपा सरकार ने, हमारे भजनलाल जी की मेहनत ने 3 महीने के अंदर ही ईआरसीपी परियोजना को पास कर दिया। ईआरसीपी का बहुत बड़ा लाभ टोंक सवाई माधोपुर को मिलने वाला है। टोंक जिले में पीएम किसान सम्मान निधि के करीब 1100 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। राजस्थान में गेहूं का समर्थन मूल्य भी बढ़ाया गया है। ये बीजेपी है, आज पूरे देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है। प्रधानमंत्री ने मतदाताओं से अधिक संख्या में मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत करने की भी अपील की। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया है। दूसरे चरण में उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों के लिए मतदान होगा। इनमें मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, बुलंदशहर, अलीगढ़, गौतम बुद्ध नगर, अमरोहा और मथुरा शामिल हैं। सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेता रैलियां, रोड शो और घर घर जाकर प्रचार में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने आज गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रचार किया। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार के केंद्र के रूप में पहले जाने वाले नोएडा आज राज्य में कारोबार का केंद्र बन चुका है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज चुनाव प्रचार चरम पर है और मेरठ शहर प्रचार अभियान का मुख्य केंद्र है। राज्य की 3 बड़ी राजनीतिक पार्टियों के शीर्ष नेता आज मेरठ में हो गए। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव आज मेरठ जिले के सिवाल खास क्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। वे अलीगढ़ जिले में भी प्रचार अभियान करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती आज दोपहर बाद मेरठ जिले में एक रैली को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता योगी आदित्यनाथ भी एक रोड शो करेंगे। केरल में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के नेता प्रचार कार्य में लगे हैं। गृहमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह आज केरल के कोच्चि पहुंचेंगे। वे कल एनडीए उम्मीदवारों के समर्थन में आलपुरा और इडुक्की निर्वाचन क्षेत्र में जनसभा में शामिल होंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज चिंगनूर और वायनाड में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के लिए प्रचार करेंगे। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह आज शाम बेंगलुरु में एक रोड शो में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज चित्रदुर्ग और बेंगलुरु दक्षिण संसदीय क्षेत्रों में 2 चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगी। इस अवसर पर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री चंद्रू भी मंच साझा करेंगे।
लोकसभा चुनाव के दौरान हम राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन क्षेत्रों की प्रोफाइल के बारे में बताते हैं। इस श्रृंखला में आज हम बात करते हैं केरल के अट्टिंगल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र की एक रिपोर्ट। केरल में तिरुवनंतपुरम जिले का अट्टिंगल निर्वाचन क्षेत्र राज्य में कड़े मुकाबले वाले लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। लोकसभा सीट के लिए 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला एनडीए उम्मीदवार और केंद्रीय मंत्री वी मुरलीधरन, यूडीएफ उम्मीदवार और वर्तमान सांसद अडूर प्रकाश और वर्कला विधानसभा क्षेत्र से विधायक एलडीएफ के वी जॉय के बीच है। अट्टिंगल में मतदान की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। निर्वाचन क्षेत्र में 1423 मतदान केंद्र हैं। कुल मतदाताओं की संख्या 13,98,807 है। अट्टिंगल का राजनीतिक इतिहास अप्रत्याशित रहा है। 2019 के आम चुनाव में यूडीएफ के अडूर प्रकाश ने एलडीएफ के ए संपत को पराजित किया था। सीपीआईएम नेता ए संपत ने 2014 और 2009 में इस सीट पर जीत दर्ज की थी, जिससे यूडीएफ दूसरे स्थान पर रही। इस बार तीनों प्रमुख मोर्चों ने राष्ट्रीय नेताओं और प्रमुख प्रचारकों की लगातार उपस्थिति के साथ अपने अभियान को तेज कर दिया है। जहां यूडीएफ अट्टिंगल में अपनी जीत दोहराने के प्रयास में है, वहीं इस सीट पर दोबारा कब्जा करने के लिए एलडीएफ ने पूरी ताकत झोंक दी है। इस बीच एनडीए उम्मीदवार आशा कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की पहल से जीत की संभावना सुनिश्चित होगी, जिससे अट्टिंगल में मुकाबला और कड़ा हो जाएगा। तिरुवनंतपुरम से मयूषा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अलका सिंह। जम्मू कश्मीर में कल सभी पात्र मतदाताओं की लोकतांत्रिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सांबा जिले में विधानसभा के 3 निर्वाचन क्षेत्रों रामगढ़, विजयपुर और सांबा के लिए अनिवार्य सेवा वर्ग के अनुपस्थित मतदाता ईवीईएस नियम के तहत डाक मतदान केंद्रों पर डाक के जरिए मतदान कराया गया। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/हिंदी और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। लोक निर्णय 2024 आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा पर क्वाकवेरेली साइमंड्स क्यूएस की विश्व रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को उत्साहवर्धक बताया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भविष्य में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर ध्यान दिए जाने से भारत की युवा शक्ति को लाभ होगा। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार बड़े स्तर पर अनुसंधान, अध्ययन और नवाचार पर ध्यान दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने क्यूएस के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नुंजियो क्वाकवेरेली से भी मुलाकात की। श्री क्वाकवेरेली ने घोषणा की है कि आगामी कुछ सप्ताह में क्यूएस भारतीय उच्च शिक्षा व्यवस्था के साथ विषयवार क्यूएस की अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय की नवीनतम रैंकिंग के कुछ परिणाम को साझा करेगा। उन्होंने बताया कि सभी G20 राष्ट्रों में इस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपने प्रदर्शन में श्रेष्ठ सुधार का परिचय दिया है। भारत के विश्वविद्यालय विश्व में तेजी से अपनी साख बनाते अनुसंधान केंद्रों में शामिल हो चुके हैं। समाचार कक्ष से अमन यादव। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से उत्तराखंड के 2 दिन के दौरे पर रहेंगी। वे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश के 4थे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वे आज ऋषिकेश में परमार्थ आश्रम के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात करेंगी और गंगा आरती में भी शामिल होंगी। केंद्र सरकार ने आधार बैंकिंग में महीने में कम से कम एक बार पैसों का लेन देन अनिवार्य करने के दावों को खारिज किया है। दावों को फर्जी बताते हुए पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की फैक्ट चेक इकाई ने इस बात से इनकार किया है कि भारतीय रिजर्व बैंक के नए अपडेट ने लोगों के लिए हर महीने आधार के माध्यम से पैसे का लेन देन करना अनिवार्य कर दिया है। इसमें कहा गया है कि ऐसा करने में विफल रहने पर ग्राहक की आधार लेन देन सुविधा लॉक नहीं होगी, जैसा कि दावा किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के उस बयान की निंदा की है जिसमें उन्होंने कहा है कि आईएनडीआई गठबंधन अगर सत्ता में आता है तो वे नागरिकता संशोधन अधिनियम सीएए को रद्द कर देगा। श्री शाह ने नई दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में ये बात कही। उन्होंने आश्वासन दिया कि एनडीए सरकार सभी को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है और सीएए को कभी भी रद्द नहीं किया जाएगा। श्री शाह ने ये भी कहा कि 3 आपराधिक
अधिक कानून जिनका उद्देश्य समय पर न्याय प्रदान करना है, निर्धारित तिथि पर लागू किए जाएंगे। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में सरकार ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है। केंद्र सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग ने ई ऑफिस के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करते हुए डीलिंग ऑफिसर और उससे ऊपर या समकक्ष रैंक के सभी अधिकारियों के लिए इसे अनिवार्य कर दिया है। बांग्लादेश की जानी मानी गायिका रिजवाना चौधरी बननिया को कल प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में 2024 के लिए पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए ने एयरलाइंस को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि एक ही पीएनआर पर यात्रा कर रहे 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने माता पिता तथा अभिभावकों के पास की निर्धारित सीट पर ही यात्रा करने दें। डीजीसीए के बयान के अनुसार ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिनमें 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को अपने माता पिता तथा अभिभावकों के पास सीट नहीं मिली है। बयान में कहा गया है कि मौजूदा हवाई परिवहन परिपत्र को उपयुक्त रूप से संशोधित कर दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में पासपोर्ट कार्यालयों को गोवा, दमन और दीव के उन निवासियों को निरस्तीकरण आदेश जारी करने के निर्देश जारी किए हैं जिनके भारतीय पासपोर्ट पुर्तगाली नागरिकता प्राप्त करने के बाद रद्द कर दिए गए थे। गृह मंत्रालय ने भारत के पूर्ववर्ती पुर्तगाली क्षेत्रों गोवा, दमन और दीव के भारतीय नागरिकों के मामले में जमा किए गए प्रमाण पत्र के स्थान पर वैकल्पिक दस्तावेजों के रूप में निरसन प्रमाण पत्र स्वीकार करने का निर्णय लिया है। यूरोपीय संघ ने वीजा को लेकर नए नियम जारी किए हैं जिससे भारत से बार बार यात्रा करने वाले लोग लंबी अवधि के साथ बहुप्रवेश शेंजन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस फैसले से यूरोप के 29 देशों के लिए यात्रा आसान हो जाएगी। एक रिपोर्ट। भारत और भूटान के लिए यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि मंडल द्वारा कल घोषित किए गए नियमों से भारत से नियमित यात्रियों के लिए नई व्यवस्था के साथ वीजा प्राप्त करना आसान हो जाएगा। प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि पिछले 3 वर्षों के भीतर 2 बार वीजा प्राप्त करने और वैध रूप से उपयोग करने के बाद भारतीय नागरिकों को अब 2 साल के लिए दीर्घकालिक बहुप्रवेश शेंजेन वीजा जारी किया जा सकता है। यदि यात्री के पासपोर्ट की पर्याप्त वैधता शेष है तो 2 साल की वीजा के बाद 5 साल का वीजा दिया जाएगा। इससे नागरिकों को हर बार वीजा संबंधित प्रक्रिया से अलग बार बार यात्रा करने का अवसर मिलेगा। भारत में यूरोपीय संघ के राजदूत हर्वे डेल्फिन ने नए नियमों की सराहना करते हुए कहा कि यूरोपीय संघ ने भारत के साथ लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। समाचार कक्ष से अभिषेक कपिल। आज हनुमान जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने भगवान हनुमान को याद करते हुए कहा कि पवन पुत्र का समर्पण सभी राम भक्तों के लिए प्रेरणादायी है। तीरंदाजी विश्व कप 2024 आज से चीन के शंघाई में शुरू हो रहा है। 3 बार की ओलंपिक खिलाड़ी दीपिका कुमारी तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय चुनौती पेश करेंगी। दीपिका कुमारी मार्च महीने में भारत की तीरंदाजी चयन स्पर्धा में शीर्ष पर रहीं। वे महिलाओं की विकल्प तीरंदाजी स्पर्धा में भाग लेंगी। आईपीएल क्रिकेट में आज चेन्नई में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। कल राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए प्रचार चरम पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मतदाताओं को लुभाने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उच्च शिक्षा पर क्यूएस विश्व रैंकिंग में भारत के प्रदर्शन को उत्साहजनक बताया। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 12 वर्ष तक के बच्चों को अभिभावकों के साथ एक ही पीएनआर पर निर्धारित सीट सुनिश्चित करने को कहा। यूरोपीय संघ ने वीजा को लेकर नियम जारी किए। इससे भारतीय लंबी अवधि वाले बहुप्रवेश शेंगेन वीजा के लिए आवेदन कर सकते हैं। और खेलों में तीरंदाजी विश्व कप प्रतियोगिता आज से चीन के शंघाई में शुरू हो रही है। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स से। इसके साथ ही
दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।